हेलो बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CBSE केंद्र पर। जैसा कि बेटा आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो वीडियो है ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है। बेटा मैं जब भी आता हूं तो आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूं जो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में याद करके जाएं और अच्छे से स्कोर कर सकें। तो ये जो वीडियो है मैं पार्ट 1 विज्ञान के लिए लेके आया हूँ, जो है पदार्थ हमारे आसपास, यानी जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूँ। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है, जो हम आगे और भी पार्ट्स में कवर करेंगे। बेटा तो मैं चाहूँगा आप पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी है। तो आप ध्यान रखना, इस पूरे विश्व में जो भी चीज़ है वो एक ही चीज़ से बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ। प्रत्येक वस्तु इस विश्व में किससे बनी है बेटा, पदार्थ से बनी है। प्रत्येक वस्तु इस विश्व में किससे बनी है, पदार्थ से। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। उनमें कैसी ऊर्जा होती है। जो पदार्थ होते हैं बेटा वो हमेशा गति करते रहते हैं, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। उनके जो कण होते हैं वो लगातार निरंतर गति करते रहते हैं। ठोसों में गतिज ऊर्जा थोड़ी कम होती है, द्रवों में थोड़ी सी ज़्यादा और गैसों में सर्वाधिक होती है। तो जो गति करते हैं कण, तो गति क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैसी ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। वेरी गुड, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण बताएं। अब बेटा ये जो सवाल है ये कह रहा है कि जैसे नमक है, चीनी है या पोटेशियम परमैंगनेट है, ये एक कंपाउंड होता है बेटा। जब हम इसको पानी में घोलते हैं, इन तीनों चीज़ों को अगर हम पानी में अलग अलग घोलें या एक साथ भी घोलें तो ये पानी में, जल में आराम से बिल्कुल घुल जाती है बेटा। तो ऐसा क्या है इनमें कि ये घुल जाती हैं। तो जब हम पदार्थ जानते हैं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है। तो जब हम चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं तो पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है, जहाँ पर ये छोटे छोटे कण जाकर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण जो चीनी है, पानी है, नमक है, वो क्या हो जाते हैं, पानी में विस्तृत हो जाते हैं। वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसे होगा। अब देखो वाष्पीकरण कह रहा है, वाष्पीकरण क्या है, तो भैया जल का वाष्प बन जाना। जो जल होता है वो भैया वाष्प में बदल जाता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो वायु अगर तेज है, हवा तेज चल रही है, तो वाष्पीकरण की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, जब भैया आपके कपड़े अगर गीले हैं तो आप उन्हें पंखों में सुखाते हैं, हवाओं में सुखाते हो, वायु में सुखाते हो। यानी जब वायु तेज होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो बचपन से बच्चे जानते हैं। बच्चों से मम्मियाँ जो होती हैं हमें बचपन से ही कॉटन के, सूती के कपड़े दिलाती हैं। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती के कपड़े पहनने चाहिए। चलिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा। अब सतह क्षेत्र, वाष्पीकरण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। अब सतह क्षेत्र मतलब जो एरिया है वो बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। वाष्पीकरण कम होगा, ज़्यादा होगा, सामान्य होगा या सामान्य और कम दोनों ही होगा। तो देखिए आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो बेटा, हम जब कपड़े सुखाते हैं तो क्या हम कपड़ों को ऐसे ही बाल्टी से निकाल के जो रस्सी है उस पर डाल देते हैं, नहीं ना। हम पहले उनको निकालते हैं, अच्छे से रस्सी के ऊपर फैलाते हैं। फैलाने से क्या होता है, कपड़ों का जो सतह क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है और सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण जल्दी होता है। यानी सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वो भी जल्दी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो आपने देखा होगा जो कपूर होता है, जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो कपूर ठोस होता है, और जब हम उसे खुले में छोड़ देते हैं तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए बेटा वो कैसा बन जाता है, गैस बन जाता है।
तो इस प्रोसेस को हम कहते क्या हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ठोस है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं, उदाहरण याद रखना। एक आपका कपूर है बेटा, दूसरा आपका फिनाइल की गोलियां। ये आपके उदाहरण हैं जो आपने याद रखने हैं। 100 डिग्री को केल्विन में कैसे बदलें? अब देखो, याद रखना, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है केल्विन को, सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना। ये दो सवाल आएंगे पक्का। तो देखो, आप ABCD का कॉन्सेप्ट याद रखो, पहले C आता है और C के बाद K आता है, यानी हम जब K तक जाएंगे तो हमें भैया प्लस करना पड़ेगा। यानी जब हम सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो हम 273 उसमें प्लस करेंगे, लेकिन जब हम केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे यानी अब हमें पीछे आना पड़ेगा, और जब हमें पीछे आना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए हमें 273 उसमें से क्या करना पड़ता है? माइनस। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो भैया हमें C से K जाना है, यानी हमें इसमें 273 को क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल करेक्ट है। 273 में जब हम 100 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 373 केल्विन। आगे पूछ रखा है 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है? अब भाप है और पानी है, भाप में अधिक ऊर्जा पाई जाती है, क्योंकि भैया भाप में गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाप एक गैस है और गैस के कण क्या होते हैं? फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, वो भैया स्वतः घूमते रहते हैं। तो गैस के कणों में गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा। और ऐसे ही भाप जो होती है, भाप के कणों में भी गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज़्यादा होती है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? अब वो तापमान जिसमें भैया हम किसी द्रव को उबालते हैं, यानी किसी द्रव को उबलना, कोई द्रव उबलने लगता है, तो उस तापमान को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा का क्या कहते हैं, या उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल है वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो जब किसी ठोस को हम द्रव में बदलते हैं तो ठोस जो होता है गलता है द्रव में बदलने के लिए, यानी मेल्ट होता है, यानी संगलित होता है। तो ऐसी ऊष्मा जिसमें भैया 1 किलोग्राम ठोस द्रव में बदलता है, तो ऐसी ऊर्जा को हम बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, यानी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं इसे। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? तो जब ठोस जब गलता है, ठीक है, तो तापमान सेम रहेगा, तापमान कभी नहीं परिवर्तित होगा जब तक पूरा ठोस गल नहीं जाता। तो याद रखिए तापमान समान रहेगा, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? अब देखो सेम पीछे से रिलेटेड एक सवाल आ गया। जब हम बर्फ़ को अगर हम क्या करते हैं? पिघलाते हैं, तो जब तक बर्फ़ पूरी नहीं पिघल जाएगी तब तक बर्फ़ का जो पानी है उसमें कोई भी तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो हम ऊष्मा उस बर्तन में, जिस बर्तन में हम बर्फ़ को पिघला रहे हैं, वो ऊष्मा तो उस बर्तन में जाती रहेगी, लेकिन वो जाएगी कहाँ? तो वो बर्फ़ के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। और ऐसी ऊर्जा जो अवशोषित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊर्जा। क्या कहते हैं? गुप्त, जो छुप गई। संगलन किसे कहते हैं? संगलन को सिंपल सा हम याद रखते हैं फ्यूज़न। फ्यूज़न मतलब बेटा कि जो आपका ठोस है उसका द्रव में परिवर्तन। जब ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रोसेस को ही हम संगलन कहते हैं। तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है? अब देखिए सवाल है कि तापमान बढ़ जाता है तो जो बर्फ़ होती है वो पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है, तो उसका कारण क्या है? तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो ठोस होती है और जब उसमें तापमान की वृद्धि की जाती है
तो उसके कण जो होते हैं और अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं, और अधिक तेज़ी से गति करने पर जो कण होते हैं अपना आकर्षण बल खो बैठते हैं, और आकर्षण बल खो जाने की वजह से ही जो आपका ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो बर्फ़ है वो पिघलकर जल बन जाएगी। तो कारण है इसका गतिज ऊर्जा बढ़ने पर, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर बर्फ़ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का जो पूरा नाम है वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। दूसरा सवाल है जो बेटा वो है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? जो एलपीजी है उसका पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हिंदी में हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सॉरी बेटा ऊपर वाला होगा ऑप्शन ए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? अब जो जलचर प्राणी होते हैं, जो जल में रहते हैं, जो जल में चरण करते हैं, अचर करते हैं, जो जल में रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? तो जल में देखिए बेटा, जल जो होता है वो किससे बना होता है? H2O से। यानी जो आपका H2O है उसमें ऑक्सीजन है। तो जो जल में रहने वाले प्राणी हैं जैसे मछलियाँ, तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। वायु में तो आ नहीं सकती मछलियाँ, पेड़ पौधे पे तो चढ़ नहीं सकती, तो वहाँ से तो ऑक्सीजन लेंगी नहीं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही जल में रहने वाले प्राणी सांस लेते हैं। किस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका ना तो कोई आकार है, ना तो कोई आकृति है और ना ही कोई आयतन है? यानी आप उसको जितना जहाँ चाहे जैसे रख लो वो किसी भी आकार में परिवर्तित हो जाएगा, किसी भी आयतन में समा जाएगा। तो कौन सा पदार्थ है जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित रहते हैं? तो वो हो जाएगा बेटा आपका गैस। गैस जो होता है ना तो उसका कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। चलिए हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में पदार्थ को चुनें। अब इनमें पदार्थ कौन सा है? अब देखिए, आकाश, आग, बादल, धूप, ये चार ऑप्शन हैं। इन चारों में से पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ वो वस्तु होती है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान हो। तो देखो, बादल का कुछ ना कुछ आयतन होता है और कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, क्योंकि बादल जो होता है वो जल वाष्प से बना होता है, धूल की कणों से बना होता है। तो धूल की कणें, जल वाष्प, इनमें कुछ आयतन और द्रव्यमान दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बादल। तो चलिए आज की जो वीडियो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और बताइएगा कि बेटा आपको चैनल पे जो वीडियोस हैं हमारी कैसी लगती हैं। आपका जो एक कमेंट है हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करके और भैया वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके उन्हें बोलिएगा कि बेटा कैसे हमने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। बताएं उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बेटा।